Joint venture account, third unit. Already I have completed 2 units, bills of exchange, unit 1 and second unit consignment. Now today I am discussing joint venture account. So joint venture account is also like an agreement between two parties joining together. Two or more parties will be there in this, joining together to form a business for the purpose of temporary basis. So the main concept of joint venture business is the temporary basis, and they are share profit and losses in the form of business together. So in the joint venture transactions can be recorded co-ventures book by ways of, there are 3 types of system will be there for recording this method. So now let's move to this is the joint venture definition. You have to write: joint venture is an agreement between 2 or more parties joining together for some business purpose and a temporary basis. ठीक है, temporary, they together शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. जॉइंट वेंचर में क्या रहता है, दोनों पार्टनर्स जो भी रहते हैं को वेंचर्स, इसमें पार्टनर्स नहीं बोलते अपन, जॉइंट वेंचर में को वेंचर्स बोलते हैं. ठीक है, इन लोगों प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं. द टाइप ऑफ द बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टीज इन द जॉइंट वेंचर एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज, स्पेकुलेशंस, वोएज, अंडरराइटिंग, शेयर्स, ये बिजनेस में डिबेंचर्स खरीदना बेचना, न्यू अंडरटेकिंग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए जॉइंट वेंचर यूज होता. ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में. इन सिंपल वर्ड जॉइंट वेंचर इज एन अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग रहती विच इंटेंड्स टू इन्वेस्ट कैपिटल, इन्वेस्ट करते एंड बिजनेस एफर्ट करके इन द प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है ना. फीचर्स क्या है इसके, टेम्पररी एसोसिएशन रहती है and necessary for special task. It is only for special task only. ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आया, एक प्लॉट लिए लोग, कंस्ट्रक्ट करे, उसको सेल कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट एंड होता, रिलेशनशिप खत्म हो जाता, कोवेंचर रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट होता. तो एक पर्पस के लिए यहाँ पर ये लोग जो जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर दे, टेम्पररी पर्पस के लिए रहता ये. एग्रीड रेशियो, और जो भी लोग में एग्रीड है रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयर करने के लिए 3:2. ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिए क्वेश्चन में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना रहता अपने को. टर्मिनेशन, द जॉइंट वेंचर बिजनेस विल बी क्लोज ऑन द टर्मिनेशन ड्यू टू द वेंचर. जैसा वेंचर खत्म होता ये जो है सो एंड हो जाता. प्रॉफिट डिटर्मिनेशन प्रॉफिट इज इजी इन जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट मालूम करना बहुत इजी रहता. ठीक है, ये इसके फीचर्स है. नाउ नेक्स्ट मूव टू द प्रॉब्लम्स. अब प्रॉब्लम में अपने को यहाँ पर I am not teaching general entries to you. First we will see the difference between joint venture consignment. Theory के 2 questions बहुत important है आपको. Joint venture, difference between joint venture and consignment, joint venture and partnership, and 3 methods है. I am discussing only two methods only. So methods of recording in co-venture books, method separate books of method, memorandum. So memorandum अगर any 2 कर लिए भी आप at present time, then that is enough. So learn these 2 answers and these 2 type of problems for the joint venture account. It's clear no? Now let's move to the difference between joint venture and consignment. Consignment आप लोग देख लिए ना. consignment में, joint venture में जो parties रहते हैं, मीनिंग क्या है, joint venture एक agreement है between 2 और more parties रहते हैं इसमें, एंड बिजनेस पर्पस के लिए टेम्पररी बेसिस के लिए जॉइंट चलता है. कंसाइनमेंट क्या है यहाँ पर कंसाइनमेंट इज द प्रोसेस वेयर इन ए ट्रेडर सेंड द गुड्स. एक बिजनेसमैन रहता, उन्होंने एक एजेंट के थ्रू जो है सो यहाँ पर एक बिजनेस को जो है सो रहते, सेंडर्स का रिस्क रहता पूरा. वहां पर एजेंट खाली जो है सो उनके गुड्स को ऑन बिहाफ ऑफ हिम ही सोल्ड इनटू द मार्केट. अपन बजाज का एग्जांपल लिए थे ना. नेक्स्ट पार्टीज, इसमें जो पार्टीज रहते हैं उनको कोवेंचर्स बोलते हैं, और इसमें जो पार्टीज रहते हैं इसमें कंसाइनर कंसाइनी 2 पार्टीज रहते हैं, मालूम है ना आपको. रिलेशनशिप कोवेंचर ट्रीट्स ईच अदर एज पार्टनर के जैसा ट्रीटमेंट रहता है यहाँ पर जो है सो कंसाइनर कंसाइनी इज लाइक दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल एंड एजेंट के जैसा का रिलेशन रहता. पावर क्या है, कोवेंचर यहाँ पर सबको बहुत पावर रहता है, यहाँ पर एजेंट को कुछ भी पावर नहीं रहता. कंसाइनमेंट में जस्ट ही हैज टू सोल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर. जो भी पावर है पूरा जो है सो प्राइस फिक्सेशन के लिए, मार्केट में सप्लाई करने के लिए, फॉर एवरीथिंग द पावर इज विद द कंसाइनर ओनली. नाउ स्कोप, जॉइंट वेंचर हैज ए वाइडर स्कोप. इसमें मतलब डिफरेंट जो है सो चीजें यहाँ पर आ सकती है. कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ सकते हैं लोग, फिल्म्स में, एक्टिविटी में,
कंसाइनमेंट डज नॉट विद वाइडर स्कोप नहीं है, इट इज बेसिकली डील विद द सेल ऑफ गुड्स, खाली गुड्स को बनाना और गुड्स को सेल करना, इससे डील रहता, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में इसमें ज्यादा इंटर नहीं होते लोग। कंसाइनमेंट एक्ट, ये जो है सो नो एक्ट, जॉइंट वेंचर को कुछ एक्ट नहीं रहता। द लॉ ऑफ एजेंसी, इसमें जो है सो कंसाइनमेंट में लॉ ऑफ एजेंसी का प्रोसेस रहता है। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कोवेंचर जो है सो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन कंसाइनमेंट में आप देखें ना, एजेंट को सिर्फ कमीशन मिलता, द एजेंट कैन नॉट, द कंसाइनर डज नॉट शेयर द प्रॉफिट विद द एजेंट, just the consignee works on the basis of commission only. So here co-ventures are distributed the profit among themselves, but it is not happen in the case of consignment. Account sale, co-venture does not send account sale, account sale की जरूरत नहीं रहती, लेकिन यह consignee को account sale, कितने का गुड्स बेचे, कितने एक्सपेंसेस है, account sale, consignee account जो बनाते हैं ना, that is called as account sale. तो यहाँ पर अपने को कोवेंचर में वैसा, जॉइंट वेंचर में वैसा जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन, ऑल द कोवेंचर्स मिलके कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर, बट इन द कंसाइनमेंट ओनली कैपिटल विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द कंसाइनर ओनली, agent is just sell the goods into the market. Number of process, there can be two more than number of person, sorry, कि इसमें 2 पर्सन और ज्यादा कोवेंचरर्स भी रह सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली 2 पर्सन रहते, कंसाइनर कंसाइनीज। ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ओनरशिप रिमेन्स सबके साथ रहता, सबके गुड्स रहते वो, लेकिन यहाँ पर ओनरशिप विल बी विद द कंसाइनर ओनली। मेथड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन, देर आर 3 मेथड्स रहते हैं इसके अंदर अकाउंट्स बनाने के लिए। यहाँ पर कंसाइनमेंट में देर इज ओनली 1 मेथड मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ कंसाइनमेंट, जैसे अपन देखे ना, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स एंड, बस उतना ही रहता है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है यहाँ पर अपने को, जॉइंट वेंचर तो 2 और मोर पर्सन टेम्पररी, पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए रहता, ठीक है। इसमें भी 2 और 3 मोर पर्सन ज्वाइन होते हैं, मोर देन, एंड दे विल डू द बिजनेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, that's all. That is the basic difference between the joint venture and the partnership. It is for temporary purpose. Here no act will be there, but according to partnership act they have to govern their business. Firm name, the firm, so firm name, the firm name is not used in joint venture, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस रहता है, लेते हो लोग, कुछ नाम वगैरह कुछ भी नहीं रहता, एंटर होते कॉन्ट्रैक्ट में एंड देन दे स्टार्ट इट एंड फिनिश इट। यहाँ पर फर्म नेम इज यूज इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म का एक नाम रखना पड़ता है लोगों को, दे यूज द नेम ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग बेसिस, कैश बेसिस रहता है यहाँ पर, फॉलोड इन जॉइंट वेंचर। यहाँ पर एक्चुअल बेसिस रहता, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड इन पार्टनरशिप। प्रॉफिट, द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द, पूरा बिजनेस का वेंचर खत्म होने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इसमें एवरी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कैलकुलेट होता पार्टनरशिप में। Then creation, it is created on the basis of agreement. Two or more persons will join together, they will make the agreement, then it creation हो जाता, joint venture का creation हो जाता। यहाँ पर it is build basis of agreement, there exists relation among the partners। यहाँ पर भी जो है सो agreement के basis build करते हैं लोग, it is built on the basis of agreement। उसके बाद partnership form follow होती। मेंबर्स जॉइंट वेंचर, इन जॉइंट वेंचर एवरी मेंबर इज नोन एज को-वेंचरर बोलते हैं, इसमें पार्टनर बोलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक, इसी बहुत इजी रहता है इसमें मेंटेन करना बुक्स का, इसमें मैंडेटरी है टू मेंटेन द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। एडमिशन ऑफ माइनर, इन दिस माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज को-वेंचर, माइनर्स को को-वेंचर में नहीं लेते। इन ए पार्टनरशिप फर्म माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। नेचर, इट इज लिक्विडेटरी नेचर, एनी टाइम, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता। इट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नेचर में रहता है ये, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम्स। नाउ सी प्रॉब्लम्स ऑन कोवेंचर एंड सेपरेट बुक्स ऑफ द मेथड। सेपरेट बुक्स ऑफ द मेथड में क्या रहता, फर्स्ट देखिए कोवेंचर में अपने को 2 पार्टनर्स है ना, आपको अकाउंट्स कैसा पढ़ना है बोली मैं आपको, एक स्टोरी के जैसा, ठीक है। 2 पर्सन रहते हैं इसमें, 2 कोवेंचर्स रहते हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी, जब ए इन द बुक्स ऑफ ए पर लिख रहे अपन, अपने को बुक्स में 2 बुक्स बनाना रहता सेपरेटली बोले तो, जब अपन इन द बुक्स ऑफ ए लिखते तो जॉइंट वेंचर अकाउंट रहता अपने को यहाँ बनाने का, और बी अकाउंट रहता। जब इन द बुक्स ऑफ बी में क्या रहता, जॉइंट वेंचर अकाउंट रहता यहाँ पर भी, और ए अकाउंट रहता, ठीक है। ऐसा 4 अकाउंट बनाना रहता है इन बोथ द पार्टीज बोल के दिए तो। अगर आपको क्वेश्चन में इन द बुक ऑफ ए बोल के दिए तो खाली जॉइंट वेंचर अकाउंट, बी का अकाउंट, ऑपोजिट को वेंचर का।
जॉइंट वेंचर अकाउंट, ए अकाउंट। अब यहाँ पर अब सपोज इन द बुक ऑफ ए है, फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस, इन द बुक ऑफ ए है अगर, तो अपन जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे इन द बुक ऑफ ए, तो ए से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस रहते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट बोल के लिखना रहता है इनको, टू जॉइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। अब बी का जो भी एक्सपेंसेस रहता है बी का नाम लिखना रहता है। जब अपन इन द बुक ऑफ ए लिख रहे तो जॉइंट बैंक अकाउंट लिखते हैं, इनके ए के एक्सपेंसेस को क्या लिखते हैं अपन, जॉइंट बैंक बोल के लिखते हैं, और बी के अदर जो रहते हैं उनके एक्सपेंसेस को उनका नाम लिखना जरूरी रहता। ठीक है, बी से रिलेटेड जो भी चीजें रहते हैं उनका नाम लिखना, बस इतना आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट बाई बी बोल के जो भी बी से रिलेटेड सेल बी करे अगर, तो अगर स्टॉक इनो लाए तो यहाँ पर टू परचेजेस, अगर स्टॉक ले रहे ए तो बाई परचेजेस, स्टॉक ला रहे अगर बिजनेस में उनो तो टू परचेजेस बोल के लिखना रहता, अगर उनो ले रहे बिजनेस में से तो बाई परचेज बोल के लेने का रहता। ठीक है ना। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अपन डिस्ट्रीब्यूट करते ना इन द बुक ऑफ, जब ए कर रहे अपन तो पी एंड एल अकाउंट को ट्रांसफर करना, और अदर पर्सन का जो प्रॉफिट रहता है उनके नाम से लिखना रहता अपने को। ठीक है, इसमें लॉस आ रहा तो बी लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर समझो प्रॉफिट आया तो टू बी इज अकाउंट प्रॉफिट, टू पी एंड एल अकाउंट। समझ में आ रहा ना। ऑपोजिट जो कोवेंचर का रिलेटेड रहता है उनका नाम लिखना क्या रहता है आपको वो याद रखना। अब बी अकाउंट में क्या करना रहता है, यहाँ का जो रहता है इधर आ जाता, इधर का इधर आ जाता, बस उतना ही रहता। ठीक है, जॉइंट यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स, जॉइंट वेंचर अकाउंट गुड्स टेकन, जॉइंट वेंचर अकाउंट लॉसेस, बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस, बैलेंस जो आ जाता बाय बैलेंस लिख देने का रहता। समझ में आ रहा। अब सेम वैसेज क्या रहता जॉइंट वेंचर, ये क्वेश्चन में तो अब अपने को इन द बुक्स ऑफ ए दिए, अगर समझो इन द बुक्स ऑफ बी रहता तो क्या करते अपन, अब यहाँ पर सपोज ये प्रॉब्लम बी है तो बी से रिलेटेड जो भी रहते ना उसको जॉइंट बैंक बोल के लिखना, ए का नाम लिखने का रहता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बाई बैंक लिखना रहता क्योंकि इन्हों खुद सेल कर रहे बी की बुक में रहा। तो अब ये प्रॉफिट लिखते जब क्या करना है, क्या अब यहाँ पर बीज अकाउंट लिखे थे ना अपन, अब इनके बुक में नो बाई परचेजेस लिखते, गुड्स इन्हों ले लिए तो बाई परचेजेस लिखते नो, और ए जो गुड्स लिए उसको ये 1000 को क्या करते बाई ए अकाउंट बोल के लिखते। समझ में आ रहा। इनकी बुक में जब लिखे जब उनका नाम लिखना रहता, बस इतनी बात है। वो प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रांसफर करते, अब ए की बुक में जब लिख रहे जब बाई ए अकाउंट, लॉस ए का जो आता ना 400 ए बोल के लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस लिखना। ठीक है ना। जब ए का अकाउंट बनाते हो यहाँ ए जहां भी आया इधर साइड आ जाता, इधर जो ए आया वो इधर आ जाता। ठीक है, इतना ही रहता सेपरेट बुक में। Now we'll see the problem. A and B enter into a joint venture to sell the consignment timber, sharing profit and loss equally. Equally profit and loss share करना है अपने को। A provides timber, A जो है सो 5000 के timber provides कर रहे हो। He pays expenses amounting 250. He incurs expenses cartage, storage 3000 and A took over the goods. 1000 के goods ले रहे भी उन्हों his own business. At that date closed, A took the balance of stock, और बैलेंस जो भी स्टॉक रह रहा वो भी ले रहे हो 1100 में, एंड प्रीपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचर अकाउंट इन द बुक ऑफ ए की बुक में बनाना है अपने को। ये प्रॉब्लम में एक्चुअली 650 एक्सपेंसेस है और कैश सेल 3000 है। ठीक है, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर दे दिए वो, तो 20 सेल कर रहे वो। टू जॉइंट बैंक अकाउंट, यहाँ पर जॉइंट बैंक परचेजेस भी लिख सकते हैं, जो भी सामान उन्होंने दे रहे बाई परचेज, टू परचेजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी ए ला रहे टू परचेज हो गया, टू जॉइंट बैंक अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेस उनके। अब बी के जो एक्सपेंसेस है 650 टू बी उनका नाम लिखना। बी सेल कर रहे अगर तो बाई सेल अकाउंट कितने में सेल कर रहे हो 3000 में, बाई बीस अकाउंट बी अगर कुछ सामान ले रहे हैं यहाँ पर बी जो है सो 1000 के गुड्स ले रहे हो बी। ठीक है, गुड्स टेकन ओवर बाई बी इज 1000 एंड गुड्स टेकन ओवर बाई ए इज 1100। तो बी अगर जो भी ले रहे तो बाई बी, ए जो भी ले रहे बाई परचेजेस, सामान ला रहे तो टू परचेज, सामान को अगर ले रहे तो बाई परचेज। अब यहाँ का डेबिट टोटल कर लेना है ये 3 का, इसमें से इसको माइनस करे तो लॉस आ रहा, क्रेडिट साइड अगर कम आ रहा तो लॉस रहता, 800 कम आ रहा, वो इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करे बाद क्या रहता है आपको बी का नाम लिखना इन द बुक ऑफ ए करे जब बाई पी एंड एल अकाउंट लिखना। अब बी अकाउंट देखिए, टू जॉइंट वेंचर सेल्स की वैल्यू इधर आ जाती, टू जॉइंट वेंचर गुड्स टेकन जॉइंट वेंचर बोल के आता है वो, टू जॉइंट वेंचर लॉस आया, सो ये 3 चीजें डेबिट में आ गए। अब इधर जो बी बोल के आया था बाई एक्सपेंसेस बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस, बैलेंस जो आता कैरी डाउन, दैट्स ऑल। अगर आपको इन द बुक ऑफ ए बी भी दिए तो सेम मैसेज रखना, अभी समझाई ना मैं आपको, वही कॉन्सेप्ट रहता। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ए एंड बी आर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट लिए वो लोग, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग फॉर ए न्यूली स्टार्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख से टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन लोग 1 लाख 16 लाख जो है सो कैश में ले रहे हैं और 4 लाख वो कंपनी के शेयर से ले रहे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी का है तो वो कंपनी के शेयर्स ले रहे लोग। ए बैंक अकाउंट ओपन, अब यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ओपन करे उन्होंने, इज ओपन इन ए जॉइंट नेम, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन हो गया। ए पेएबल इज 6 लाख, अब स्टार्टिंग में बैंक में ए 6 लाख डाल रहे और बी 4 लाख डाल रहे। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 रेशियो में, प्रॉफिट जो भी हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे लोग। वेजेस 7 लाख, 9 लाख मटेरियल सप्लाइड बाई ए 80,000 के आर्किटेक्ट फी बी पे करे, ठीक है। अपने को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, जॉइंट वेंचर वॉज क्लोज्ड हो गया एंड 3,50,000 जो है सो शेयर्स ले लिए उन्होंने ए एंड टेकिंग द स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 80,000 बी जो है सो ये ले लिए। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 16 लाख कैश में ले रहे लोग। एक बैंक अकाउंट खोल रहे, जॉइंट बैंक अकाउंट, जिसमें दोनों भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट मतलब स्टार्टिंग में डाल रहे, फिर ये खर्चे हो रहे उन लोगों को, फिर इन्हों शेयर्स ले रहे और इन्हों मटेरियल ले रहे, ठीक है ना, ऐसा है। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाए जब क्या करना रहता है अपने को, जॉइंट बैंक अकाउंट आ गया ना कैसा भी अपने को, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में लिखना है पूरे एक्सपेंसेस को, जॉइंट बैंक अकाउंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, वेजेस जो भी एक्सपेंस दे रहे लोग 7 लाख मटेरियल को, ठीक है, 16 लाख के एक्सपेंसेस हो गए। अब जो मटेरियल और फीस इन लोग जो वेंचर इन लोग दे रहे ना, मटेरियल सप्लाइड बाई ये कोवेंचर से रिलेटेड जो रहता उसको क्या करना अपन, टू कोवेंचर अकाउंट बोल के लिखना। क्या लिखना है उसको? टू कोवेंचर अकाउंट, ए मटेरियल बी के मटेरियल ऐड कर देना। नाउ बाई बैंक अकाउंट से 16 लाख कैश मिल रहा ना उनको कॉन्ट्रैक्ट का, तो कहां आते वो पैसे? जॉइंट बैंक अकाउंट में आते, बाई जॉइंट बैंक अकाउंट, बाई कोवेंचर अकाउंट। फिर यहां पर भी इन लोग जो ले रहे पैसे टेकन ओवर बाई ए शेयर ले रहे 350 लाख के और इनो मटेरियल ले रहे बी, ठीक है, वो क्रेडिट साइड में आता। अब यहां पर अपने को टोटल कर लेना है, देन प्रॉफिट जो भी आता डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आ गया यहां तक? जॉइंट बैंक अकाउंट में एक्सपेंसेस ले लिए, जो मटेरियल और वो सप्लाई कर रहे लोग, आर्किटेक्ट फी बी से रिलेटेड है, वो कोवेंचर बोल के दोनों का लिख लिया। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाई जॉइंट बैंक अकाउंट बोल के लिखिए, फिर बाई कोवेंचर बोल के ए शेयर्स ले रहे सो, बी ये ले रहे सो। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दिए तो आपको जो प्रॉफिट आता वो 3:2 रेशियो में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कोवेंचर अकाउंट क्या रहता है? वो जो भी अपन वहां पर लिए थे ना कोवेंचर अकाउंट, पहले तो बैंक में कोवेंचर अकाउंट, इनके पैसे डिपॉजिट करे ना बैंक में 6 लाख 4 लाख क्वेश्चन में दिए ना, वो लिख लेना क्रेडिट साइड में। फिर एक्सपेंसेस इन लोगों के बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट या जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो एक्सपेंसेस हुए थे ना उन लोगों के, वो एक्सपेंसेस 7 लाख 9 लाख बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस 80,000 40,000। कोवेंचर अकाउंट में जो मटेरियल आर्किटेक्ट फी था ना वो इन लोगों से रिलेटेड। फिर जॉइंट वेंचर प्रॉफिट आया सो ये। फिर टू जॉइंट वेंचर 3,50,000 80,000 जो अपन इधर लिए थे ना, ये टेकन मटेरियल जो टेकन ले लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट में लेते, वेंचर अकाउंट में क्रेडिट में आ जाता, रिवर्स हो जाता, बस उतना ही, ठीक है। टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ये टोटल माइनस करके ये इसमें से 3,50,000 माइनस करे तो जॉइंट बैंक बोल के लिखना। नाउ जॉइंट बैंक अकाउंट भी बनाना रहता है इसमें। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस अगर आपको आए, एक्सपेंसेस क्वेश्चन को देख के मालूम हो गया तो ये इलस्ट्रेशन आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। कोवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाना रहता है, 3 चीजें बनाना रहता है। अब बैंक अकाउंट में देखिए, टू कोवेंचर अकाउंट इन लोगों जो डिपॉजिट करे बैंक में आ रहे ना पैसे 6 लाख 4 लाख, और जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट के 16 लाख रुपीस आ गए उन लोगों को, आए सो पैसे इधर। अब इसमें से बाई जॉइंट वेंचर जो खर्चा करे लोग वेजेस मटेरियल को 16 लाख। फिर ये बाई जॉइंट बैंक का जो बैलेंस आता कोवेंचर का, वो बैलेंस या लिख देना। आपका बैलेंस शीट जैसा टैली होता वैसा बैंक अकाउंट यहाँ पर टैली हो जाता, ठीक है। अगर आपका आंसर करेक्ट रहा तो ये टैली हो जाता। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेम ओनली, एक्स एंड वाई जो है यहाँ पर है मटेरियल वेजेस, ये देखते ही आपको समझ जाना है। जॉइंट बैंक में उन लोगों के मटेरियल वेजेस ले लेना है, एक्स का मटेरियल और आर्किटेक्ट फी वाई दे रहे, कोवेंचर बोल के लिख के यहाँ पर दोनों का डाल के टोटल डाल देना। बाई जॉइंट जो एडवांस रिसीव कर रहे हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है 18 लाख रिसीव कर रहे लोग। कोवेंचर
ये जो है सो इनो टेकन लेकर ले रहे, इनो टेकन, ये प्रॉब्लम में प्रॉफिट आ रहा, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स एंड वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कोवेंचर अकाउंट में क्या रहता है, अब यहाँ पर ये जो एक्सपेंसेस थे इन लोगों के, कोवेंचर एक्स मटेरियल 80,000 40,000 वो इधर आ जाता। बैंक में इन लोगों सेम 6 लाख 8 लाख 4 लाख डिपॉजिट कर रहे स्टार्टिंग में, वो क्रेडिट में ले लेना। बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट आया सो इधर डिस्ट्रीब्यूट करते। ठीक है, लॉस आया तो अपन इधर लिए थे, प्रॉफिट आया तो इधर लेने का रहता। जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,80,000 ये क्रेडिट का डेबिट में आ जाता, बैलेंसिंग फिगर। नाउ कम्स टू द बैंक अकाउंट में स्टार्टिंग में जो लोग डिपॉजिट करे वो आता 2 कोवेंचर बोल के 6 लाख 4 लाख और एडवांस मनी रिसीव करे सो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस का। फिर जो भी एक्सपेंसेस हुए थे वेजेस और मटेरियल के लोगों को 14 लाख रुपीज टोटल, वो एक्सपेंसेस जो स्टार्टिंग में जॉइंट बैंक बोल के जो अपन लिखे थे ना वो बाई जॉइंट वेंचर बोल के आता है यहाँ पर। फिर एक्स के वाई का जो आंसर आया यहाँ लास्ट में ये जो है सो टैली हो जाता। ठीक है ना, दिस आर द टू मेथड्स यू हैव टू डू। Now one more problem, important problem I will discuss you, then I will stop it. A enter into a joint venture with the following transaction took place during the course of time. Cash sent by A sent करे 60,000, cash receive cash sent by B sent करे A receive करे। ठीक है, गुड्स परचेज बाई दोनों परचेज करे, गुड्स सप्लाई करे दोनों, उनके स्टॉक में से दोनों भी सप्लाई करे, यहाँ दोनों के एक्सपेंसेस है, दोनों भी सेल करे यहाँ पर गुड्स को। अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाई ए जो है इतना ले लिए, बी इतना ले लिए। प्रीपेड जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड बीज अकाउंट इन द बुक ऑफ ए। ठीक है, ऐसे टाइप का भी आया तो स्टार्टिंग जैसा करे अपन इन द बुक ऑफ ए टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जो भी इनके एक्सपेंसेस होते ए की बुक में अपन उनके एक्सपेंसेस जो पेड कर गुड। ठीक है, 4,80,000 गुड्स परचेज बाई जॉइंट बैंक अकाउंट गुड्स परचेज, जॉइंट बैंक अकाउंट गुड्स सप्लाई। ठीक है, इनके रिलेटेड जॉइंट बैंक अकाउंट 9,000 जो है सो एक्सपेंसेस उनके। ए की बुक में जब लिख रहे अपन जॉइंट बैंक अकाउंट बोल के पूरे ए के लिख लेना। ठीक है, उसके बाद जो है सो बाई जॉइंट बैंक अकाउंट सेल्स, इन्हों भी सेल करे, बी जो सेल करे बी का नाम लिखना। ठीक है, बी अदर कोवेंचर का नाम आ गया अगर तो उनका नाम लिखना। उन्होंने जो कर रहे हैं उसमें पूरा जॉइंट बैंक लिए अपन। ठीक है, क्या क्या लिए जॉइंट बैंक में, 4,80,000 परचेज करे सो एंड 1,20,000 गुड सप्लाई करे सो एंड एक्सपेंसेस उनके, 3 चीजें लिए। बाई जॉइंट बैंक सेल इनका सेल लिए, फिर ये 2,40,000 बी का सेल ले लिए अपन। बाई बी सेल्स एंड बाई गुड्स टेकन जो करे बाई परचेजेस बोल के वो ले लिए। ठीक है, उसके बाद 20 अनसोल्ड स्टॉक बी का जो लिए बी का, देन यू विल गेट टू बीस अकाउंट। अब बी से बी के भी अपने को एक्सपेंसेस है, गुड सप्लाई एक्सपेंसेस 3 भी बी के है ना, तो बी का नाम लिख के वो पूरे ऐड करके डाल देना। जो भी बैलेंस आता 1/2 1/2, कुछ भी नहीं मेंशन करे या इक्वली दिए तो 1/2 ले लेना है। अब एक 20 अकाउंट बनाना। अब ये प्रॉब्लम में जहां भी अपन क्रेडिट में लिए थे जॉइंट वेंचर अकाउंट में बी का नाम जहां भी आया था, अब उसको डेबिट में ला लेना, डेबिट के उसको क्रेडिट में ला लेना। अब देखिए अपने को बी क्या आया था यहाँ पर 2,40,000 जॉइंट वेंचर और 11,000 अनसोल्ड स्टॉक जो ले लिए उन्होंने, 2 जॉइंट वेंचर अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है ना, 2 आइटम। अब डेबिट में क्या आया था देखिए यहाँ पर ही परचेजेस करे सोनो बाई जॉइंट वेंचर बाई कैश 60,000, जो कैश यहाँ पर बी जो करे थे ना यहाँ पर कैश सेंट बाई वो क्रेडिट में आता बाई कैश बोल के 60,000 स्टार्टिंग का। फिर बाई जॉइंट वेंचर गुड्स परचेज करे सो नो बाई जॉइंट वेंचर, ये पूरे एक्सपेंसेस जो रहते हैं ना जॉइंट वेंचर बोल के लेना यहाँ पर। बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस गुड सप्लाई बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, ये 5 आइटम्स यहाँ पर आते। इसमें से इसको माइनस करने के बाद 2 बैंक अकाउंट जो है सो आंसर आता। बस इतना ही रहता। अब जो भी अगर इन द बुक्स ऑफ बी करना है तो यहाँ पर बी के उसमें जॉइंट बैंक बी की अमाउंट्स पूरे डालना, यहाँ पर 2 ए अकाउंट बोल के ए के परचेज सप्लाई वो ऐड करके डाल लेना। ठीक है ना, बी के सेल को ए के सेल को बाई ए बोल के लिखना सेल्स, बी के उसको बाई जॉइंट बोल के लिखना। बस इतना ही है, रिवर्स रहता उसका। That's all, no? So these 3 problems are most important according to examination point of view. If you have any doubt, you can ask me in the comment. Prepare well for the semester. I am studying unit 4 accounts from incomplete record. So directly we'll jump to the problems. Ascertain the cost of goods sold from the following. You may get this type of question for the short 4 marks. Opening stock is even, closing stock, purchases 80 years per 80,000. Sales purchase return is given, sales return, wages, goods used by the proprietor. This is the information given to us. Now cost of goods sold
ascertain the cost of goods sold we have to find. So cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases minus closing stock. If only you have the information given, opening stock, purchase, closing stock, then directly you can get the answer by using this formula. Cost of goods sold is equal to ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन में खाली ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक है तो ये सब्स्टिट्यूट करके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर सकते. लेकिन अगर अदर इंफॉर्मेशन भी है आपके पास, जैसा कि वेजेस है, परचेज रिटर्न है, देन इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है. तो पहले सेल्स में कैसा मालूम करना है, दूसरे तरीके से अपने को सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से. सो इन द प्रॉब्लम सेकेंड मेथड अपन यूज कर रहे हैं. यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट मालूम है ना, ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज रिटर्न, सेम वे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. और यहाँ पर क्या करना है वो तो लेस गुड्स यूज बाय द प्रोपराइटर, परचेजेस में से माइनस करते ना अपन, वैसा परचेज में से माइनस कर लिए. टू वेजेस, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक, सो वी विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. ये तो आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट का मालूम है. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद सेल्स इज इक्वल टू क्या रहता है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. सेल्स एक्चुअली अपने को कौन सा लेने का है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लेने का है, 78,200. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब अपन सेल्स लेते हैं, ये फॉर्मूला जो बोले ना अपन, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सो इसमें क्या करना रहता है अपने को, क्रेडिट सेल को हटा के नॉर्मल सेल लेने का रहता है. टोटल सेल में से क्रेडिट सेल्स रिटर्न को निकाल के लेना रहता. उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स जो आ जाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता. ठीक है ना, ये दो तरीके हैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक दिए तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अगर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहे तो यहाँ ऐड कर ले सकते, लेकिन रिटर्न्स भी है आपको साथ में, ड्रॉइंग्स भी है अगर, तो आपको ऐसा बना के जो है सो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता. नो नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain, दिस इज द क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन टोटल सेल्स मालूम करना है अपने को. डेटार्स बोले तो सेल्स से रिलेटेड रहते, मालूम है ना आपको. डेटार्स किसको बोलते हैं, द पर्सन्स टू हुम वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट. ठीक है, जो जिसको अपन क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं उन लोगों को डेटार्स बोलते हैं. तो डेटार्स 20,000 है. कैश रिसीव फ्रॉम डेटार्स ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000. अपने को उधार बेचे थे अपन, 1,20,000 रिसीव भी करे अपन. ठीक है, ये ओपनिंग डेटार्स है 20,000. और रिटर्न इनवर्ड्स, थोड़े डेटार्स जो है सो मतलब अपन जो सेल करे उनको सेल्स रिटर्न भी करे लोग. रिटर्न इनवर्ड्स मीन सेल्स रिटर्न को बोलते हैं. बैड डेब्ट्स भी है 3,000 नहीं आने के चांसेस है. ये पूरा क्रेडिट सेल से रिलेटेड रहता है. आपको क्रेडिट कभी भी बिजनेस में क्रेडिट सेल में क्या क्या रहता है वो तो आपको ये मालूम रहना. डेटार्स रहते उसमें, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स रहता, सेल्स रिटर्न भी हो सकता, बैड डेब्ट्स भी रहते, क्लोजिंग स्टॉक, कैश सेल भी दे दिए अपने को. समझ में आ गया ना क्वेश्चन आपको. नाउ विल सी द सॉल्यूशन. टोटल डेटार्स अकाउंट अपने को बनाना है. टोटल डेटार्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे दिए डेटार्स का, एंड वो ले लिए अपन 20,000. उसके बाद बाई कैश, डेटार्स से जो अमाउंट रिसीव करे अपन, कैश अकाउंट डेटा टू डेटार्स अकाउंट रहता, तो डेटार्स के अकाउंट में जो है सो क्रेडिट साइड में लेना अपने. और सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में, बैड डेब्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये इसमें से इसको माइनस करे बाद जो आंसर आता आपको वो सेल्स रहता. ठीक है, कौन सा सेल्स रहता है, ये क्रेडिट सेल. नेट सेल क्या है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल को करे तो नेट सेल. दैट ओनली आस्क इन द क्वेश्चन नो फ्रॉम द फॉलोइंग द टोटल सेल्स कैसा आता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल थे आधा. टोटल डेटार्स का अकाउंट बनाया तो आपको टोटल आप क्रेडिट सेल कितना करे वो मालूम हो रहा है यहाँ पर. ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक का डेटार्स को ले लेके डेटार्स का से जितना अमाउंट आया, सेल्स रिटर्न, बैड डेब्ट्स माइनस कर देने के बाद क्लोजिंग स्टॉक लेके ये पूरों को ऐड कर लेना. उसमें से ओपनिंग बैलेंस डेटार्स का माइनस करे बाद जो आंसर आता आपको सेल्स रहता. वो सेल्स क्या रहता है, ये क्रेडिट सेल रहता है. डेटार्स के अकाउंट में अपन जो बनाते हैं वो क्रेडिट सेल रहता. कैश सेल अपने को क्वेश्चन में अलग से है 15,000, तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल मिला के अपने को टोटल सेल होगा. गॉट इट नो. नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल परचेज. अपन टोटल सेल्स का कैसा मालूम करें, अभी सेम वैसे अपने को टोटल जो है सो परचेज मालूम करना. परचेज बोले तो ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर से जुड़ी हुई रहती है, जिसको अपन उधार, जिसकन से अपन उधार खरीदते ना वो रहता. ये अपन उधार बेचे सो है, ये अपन उधार खरीदे सो है. तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है अपने को, कैलकुलेट टोटल कैश परचेज दे दिए. यहाँ पर वहाँ कैश सेल था ना, ये कैश परचेज. क्रेडिट फर्स्ट ओपनिंग क्रेडिटर्स है,
ठीक है। कैश पेड टू क्रेडिटर 1,40,000 क्रेडिटर्स एज एन क्लोजिंग बैलेंस। इसमें बैड डेब्ट्स वो ये नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर आप अपने को टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट इसके ऑपोजिट रहता। यहाँ टू ओपनिंग बैलेंस बोल के लेते हैं ना अपन, यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल के क्रेडिट साइड आता टोटल क्रेडिटर्स में। 40,000 ओपनिंग बैलेंस को इधर लेना रहता, ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पर डेबिट में लेते, ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिटर्स में क्रेडिट में लेते, ठीक है ना। उसके बाद जो है टू कैश जो अमाउंट रिसीव करे क्रेडिटर्स को, सॉरी पेमेंट कर रहे हैं अपन, ये रिसीव कर रहे हैं अपन, यहाँ क्रेडिट में लिखे, ये अपन पेमेंट कर रहे सो है क्रेडिटर्स को डेबिट में। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस 1,30,000 दे दिए क्वेश्चन में, ये दो में से ये ओपनिंग बैलेंस को माइनस करे तो कैश क्रेडिट परचेज अपने को आंसर आता है। यहाँ पर क्रेडिट सेल जैसा आया था ना, यहाँ पर क्रेडिट परचेज आता अपने को। नाउ टोटल परचेज में से टोटल परचेज आ गया अपने को, कैश परचेज में क्रेडिट परचेज ऐड करे तो टोटल परचेज आ जाता। गॉट द आंसर नो। एसेट इन ओपनिंग स्टॉक सेल्स दे दिए अपने को, रेट ऑफ प्रॉफिट दे दिए, परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक दिए। क्या मालूम करना है अपने को, ओपनिंग स्टॉक मालूम करना है। सेम प्रोफॉर्मा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का जो जो इन्फॉर्मेशन दे दिए वो ले लो आप, ठीक है। पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का कुछ भी मत लिखो। परचेज है यहाँ पर 80,000 परचेज ले लिए अपन। ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स पे 1,20,000 पे 25%, सेल्स की वैल्यू है ना 1,20,000, उस पे 25% निकाल ले तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है समझो आप। सेल्स की वैल्यू 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक ले लिए। ये 1,50,000 हुआ, ये 1,50,000 में से ये 1,10,000 को माइनस कर दिए तो ये आंसर आपको आ जाता है यहाँ पर 40,000 ओपनिंग स्टॉक। ऐसा मालूम करना है अपने को, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का बना लेके आप आराम से क्लोजिंग स्टॉक मालूम कर ले सकते। Now next move to the long problems. Problems on statement of affairs method. Ravi keeps in his book single entry system. Single entry system maintain कर रहे हो ना 1/1/2014 को। His position was as follows. Sundry creditors, ठीक है। His position on 1 ओपनिंग इंफॉर्मेशन दे दी अपने को, क्रेडिटर्स इतने हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट्स लायबिलिटी है ये पूरे, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, यहाँ तक जो है ना अपने को ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है। फिर 31/12/2014 को उनका पोजीशन में सन्ड्री क्रेडिटर्स इतने थे, कैश 500, बैंक में 22,000, डेटर्स 49,000, स्टॉक 12,000, प्लांट 45,000। यहाँ तक अपने को क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है, समझ में आ गया। एसेट्स, क्लोजिंग एसेट लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट एंड लायबिलिटीज अपने को मालूम हो गए। रवि विड्रू, ये ड्राइंग से उनका एवरी मंथ दोनों 500 एवरी मंथ जब भी देते आपको इंटू 12 करने का रहता। ही इंट्रोड्यूस 25,000 बाई वे ऑफ एडिशनल कैपिटल। डिप्रिसिएशन 10% है, प्लान एंड मशीनरी पे, रिजर्व 2% है, सन्ड्री डेटर्स पे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द रिवाइज्ड एंड ऑफ द ईयर बनाना है अपने को। तो पहले अपने को जो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है उससे अपन क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 जनवरी 2014। जो भी एसेट्स थे ना अपने को यहाँ तक जो बताई ना मैं आपको, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट पूरे ले लिए अपन। जो भी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में से, क्रेडिटर्स दिए 35,000, लायबिलिटी एक ही दी अपने को, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दिए तो आपको कैपिटल आ जाता, ये ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आंसर अपने को आता है यहाँ पर। बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टैली नहीं होता, कैपिटल आता, जो भी आंसर आता उसको अपन कैपिटल बोल के लिखना रहता। सेम वे में स्टेप 2 में अपने को क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन है ना अपने को एसेट्स पूरे ले लेना है, सेम एसिच, कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्लांट, सन्ड्री क्रेडिटर, क्लोजिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पर अमाउंट जो भी दिए हुए है क्लोजिंग का एज इट इज लिख देना है अपने को। इसमें से इसको माइनस करे तो ये आपको आंसर आता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एट द एंड। अब अपने को स्टेटमेंट बनाने का है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल एट द एंड से प्रॉब्लम शुरू करना रहता, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर में ये जो है सो आपको देखिए ये टेबल है, ये प्रोफॉर्मा है, ये याद कर लेना है। कैपिटल एट द एंड, अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग अपने को स्टार्ट करना, उसमें ड्राइंग्स अगर दिए तो ऐड करना है, एडिशनल कैपिटल दिए तो माइनस करना। उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड अपने को आता, कैपिटल एट द बिगिनिंग माइनस करना है उसमें से, और प्रॉफिट इज ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस अपने को जो है सो प्रॉफिट या लॉस आता लास्ट में। नाउ कैपिटल एट द एंड अपने को 93,500 आया, कैपिटल एट द बिगिनिंग 60,300 आ गया। नाउ ड्राइंग्स ऐड कर रहे अपन, उसमें एडिशनल कैपिटल लेस कर देने के बाद प्रोविजन, अब जो भी एडजस्टमेंट्स रहते हैं प्रोविजंस 49,000 2%, डिप्रिसिएशन का अपने को 10% है ना, वो प्रोविजंस को भी अपने को यहाँ पर लेस कर देने का है। सो नेट प्रॉफिट मालूम होता अपने को,
ठीक है ना, समझ में आया। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर दिए पहले, फिर उसमें से ड्राइंग ऐड करने के बाद एडिशनल कैपिटल और एडजस्टमेंट में जो दिए ना 2% बैड डेब्ट्स पे डेटार्स पे और डिप्रिसिएशन 10%, वो दोनों को माइनस करके ले लिया अपन। ठीक है, नेट प्रॉफिट, ओनली नेट प्रॉफिट हैज आस्क्ड इन द क्वेश्चन नो, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, राम कीप्स हिज बुक्स ऑफ सिंगल एंट्री रिक्वायर्ड अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस बाय इन द ईयर। ठीक है, अपने को यहाँ पर देखिए सेम वे ओपनिंग क्लोजिंग है, ये पूरे जो है सो आपके इसमें यहाँ पर ओपनिंग क्या, ये पहले का फर्स्ट ईयर का याद है ना आपको, कैश इन एंड एसेट लायबिलिटी मालूम होना है अब आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, स्टॉक एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट। तो एक दो लायबिलिटीज है अपने को ये प्रॉब्लम में। सेम वे अभी बनाया ना अपन पहले, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31/12/2017, ओपनिंग बैलेंस अपने को मालूम होता है यहाँ पर, पूरे ये एसेट्स के ओपनिंग के ये ले लिए अपन, कैश इन हैंड देखिए आप 53,500, स्टॉक इन ट्रेड 60,000, ये कॉलम में से अपने को पूरे एसेट्स ले लेने का है। देन इसमें से जो है सो दो बैंक ओवरड्राफ्ट और जो है सो आपका क्रेडिटर्स दो ले लेने के बाद ये क्रेडिट के टोटल में से इसको माइनस करे तो आपको कैपिटल आ जाता। ये कैपिटल को कैपिटल एट द बिगिनिंग बोलते। सेम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग का ये सेट का जो टेबल दिया आपको, एसेट्स पूरे ले लेना यहाँ पर, क्रेडिटर्स इसमें भी क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट दो लायबिलिटी है ना, वो दो लायबिलिटी यहाँ ले लेना, ये टोटल में से ये टोटल को माइनस करे तो कैपिटल एट द एंड, ये बिगिनिंग है ये एंड है ये। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है अपने को। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या रहता, कैपिटल एट द एंड से प्रॉब्लम शुरू करना रहता। ऐड ड्रॉइंग्स कर लिए उसमें, फिर लेस एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिए, एडजस्टेड कैपिटल आ जाता, उसमें कैपिटल एट द बिगिनिंग माइनस करने के बाद प्रॉफिट सब्जेक्टेड टू। अब डिप्रिसिएशन है अपने को एडजस्टमेंट्स में देखना। ठीक है, एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन है तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन माइनस, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 12,000, वो तो यहाँ पर ले लिया अपन। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%, तो 3 एडजस्टमेंट्स है अपने को, डेटार्स पे 5%, सो 3 एडजस्टमेंट अपने को अब यहाँ पर लेस करना है। डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्रोविजन फॉर, ये तीनों को ऐड कर लेना, परसेंटेज निकाल लेने के बाद आपको लैंड एंड बिल्डिंग का 9,000 अमाउंट आया, फर्नीचर का 4,600, डॉटफुल डेब्ट्स का ये डेटार्स पे निकालते, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट डेटार्स पे निकालना। ठीक है, डेटार्स की क्लोजिंग वैल्यू पे वो भी। ठीक है, ये एडजस्टमेंट जो अपन कर रहे हैं ये क्लोजिंग वैल्यू पे निकालना, कंफ्यूज मत हो जाइए आप लोग। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर देखिए अमाउंट 1,80,000 सेम है, इसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर देखिए आप, फर्नीचर भी सेम है, नो प्रॉब्लम। एंड डेटार्स की वैल्यू चेक करिए, सन्ड्री डेटार्स फॉर 60,000 80,000, समझ में आया ना, इसलिए क्लोजिंग बता रही हूँ मैं आपको, क्लोजिंग पे डिप्रिसिएशन निकालना। सो डेटार्स की वैल्यू 80,000 है, क्लोजिंग 5% 4,000, तो ये तीनों अमाउंट्स को ऐड कर लेने के बाद ये 17,600 आता। प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट के बाद ये तीनों लेस करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट आता आंसर। ठीक है ना। Now next problem also it has given in the same format only. So one more problem I want to do, which you have to prepare the balance sheet also. So in this problem, so this is the important problem, you note down. Only important problem I am discussing because you have less time for the exam, no? That's why. Ram keeps his book of single entry system. You are required to ascertain loss made by him, profit and loss made by him. तो यहाँ पर देखिए सेम अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन रेडी है। अब इसमें से आपको एसेट्स और लायबिलिटीज पहचानना है। स्टॉक बोले तो एसेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, डेटार्स एसेट, कैश इन एंड एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, फर्नीचर एसेट, मोटर वैन एसेट, प्लांट एसेट। तो देखिए आपको अगेन दो लायबिलिटीज है यहाँ पर। तो एडजस्टमेंट में क्या है, टोटल ड्रॉइंग अमाउंटेड 36,000, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में माइनस करना रहता आपको। और एडजस्टमेंट में फिर यहाँ पर लास्ट में ये डिप्रिसिएशन निकालना रहता। ड्यूरिंग द ईयर इज इंट्रोड्यूस कैपिटल, ये भी वहां पर माइनस करना है। 10% डिप्रिसिएशन ऑन प्लान, मोटर वैन 20% मोटर वैन, 5 डिप्रिसिएशन फर्नीचर 10%, प्लांट पे 20% और मोटर वैन के 5,000 अमाउंट उन्होंने को दे दिए। प्रीपेयर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पूछे अपने को, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूछे।
मालूम करना है। तो पहले ये तो इजी हो गया ना आपको। स्टेप 1 में अपने को पहले ये फर्स्ट टेबल की इंफॉर्मेशन में पूरे एसेट्स ले लिए अपन, 2 लायबिलिटी है, वो 2 लायबिलिटी ये अमाउंट ये टेबल का ही लेना अपने को। तो यहाँ पर अपने को इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आता ये ओपनिंग कैपिटल आता। सेम प्रोसेस में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2015 डाल के ये सेकेंड टेबल के ले लेना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन में अमाउंट दिए वही अमाउंट यहाँ ले लेना है आपको, और लायबिलिटीज का यहाँ ले लेना है। ये बैलेंस जो आता आपको कैपिटल एट द एंड आता। अब उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, 4 स्टेप रहते हैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अगर खाली एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस पूछे, प्रॉफिट मालूम करो बोल रहे तो ये 3, ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ये, ठीक है। लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और एक बैलेंस शीट एडजस्टमेंट के साथ बनाने की रहती है अपने को वो। सो कैपिटल एट द एंड से प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, ड्रॉइंग्स ऐड कर लिए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस लेस करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड आ जाता अपने को। कैपिटल एट द बिगिनिंग माइनस कर देना, प्रॉफिट टू सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट्स क्या रहते हैं, जो भी डिप्रिसिएशंस रहते हैं वो डिप्रिसिएशंस को लेना है आपको, ठीक है। वॉट एवर द डिप्रिसिएशंस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन नो, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 1100, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर 1 5,000 डायरेक्टली इट हैज गिवन टू अस, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20%। तो ये तीनों को ऐड करें तो आपको या तो यहाँ पर देखिए ये अपने को प्रॉफिट एडजस्टेड कितना है 14,800 आया, और ये तीनों को ऐड करने के बाद लेस करने के बाद 25,300, तो ये बढ़ के है ना अपने को, तो नेगेटिव में आंसर आ रहा, तो मतलब नेट लॉस आ रहा अपने को 10,500। अगर ये प्रॉफिट में से ये लेस कर रहे सो एडजस्टमेंट्स की अमाउंट ज्यादा रहे अगर, तो आपको आंसर लॉस आता, ठीक है। सो इन दिस प्रॉब्लम वी आर गेटिंग लॉस 10,500। नाउ वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए आपको क्या करना है, ये सेट के जो बैलेंस है बैलेंस शीट के, ये बैलेंस शीट को एडजस्टमेंट के साथ करने का है, ठीक है। पहले स्टॉक ले लिए अपन, डेटार्स ले लिए 9,000, उसके बाद कैश इन एंड फर्नीचर, कैश इन एंड ये 3 चीजों को कुछ भी नहीं ले लिए। फर्नीचर में डिप्रिसिएशन था माइनस करके लिखना है, मोटर वैन में 5,000 डिप्रिसिएशन था माइनस करके लिखना है, प्लांट में 20% डिप्रिसिएशन था माइनस करके लिखना है 80,000, ठीक है ना। सिंपल है बैलेंस शीट, यहाँ पर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आइटम्स कुछ भी एडजस्टमेंट करनी है उसको ऐसे ही लिखना है। क्लोजिंग ये सेट का देख के 31/12/2015 की रहती है ये भी बैलेंस शीट, और जो डिप्रिसिएशंस लिए थे अपन वो माइनस करके लेना है। अब लायबिलिटी साइड में क्या करना है, देखिए कैपिटल 1,46,000, क्लोजिंग बैलेंस का जो कैपिटल आया था ना, कैपिटल एट द बिगिनिंग, सॉरी कैपिटल एट द बिगिनिंग 1,46,500 बिगिनिंग का कैपिटल लेना है, यहाँ पर केयरफुल रहो। उसके बाद लेस ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल ऐड करें 1,40,000। नेट लॉस आ रहा, अगर प्रॉफिट आता तो ऐड करते थे, नेट लॉस माइनस कर देना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ का अपने को ऐसे लेने का है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 टेकन नो। सो 1,44,000 से अपने को यहाँ पर टैली हो जाता। So all the best for your exam. Prepare these important problems what I have discussed. If you have any doubt, you can ask me in the